अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी बंदी। पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात और बजट के बाद कारोबारी सूरत हाल और कारोबारी लोगों के लिए मुश्किलात तो हैं ही, आवाम की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सुपर टैक्स और दीगर टैक्सेस की भरमार से पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री मौजूद है उस पर एकदम से बहुत दबाव आया और ये दबाव निचले तबके तक जाहिर है ट्रांसफ़र होकर रहेगा। अगर ये होता है तो किस तरह से होगा? फिर सेल्स टैक्स के हवाले से अगर हम जीएसटी की बात करें, कितनी कितनी मद में जीएसटी लिया जाता है और उसका सारी भरपाई आवाम से की जाती है। बिजली का शॉर्टफॉल और बढ़ती कीमतें आवाम के साथ साथ इंडस्ट्री की तबाही का बायस बन रही हैं। तिजारती खसारा 48 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया और 2021 और 22 की अगर बात करें तो इब्तदाई 11 माह में जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है और उस कर्ज के जो मद है 11 माह की, जो 11.5 माह की कर्ज की मद है वो है जी 13.5 अरब डॉलर से ज़ायद का गैर मुल्की कर्ज। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ा और 15 अरब डॉलर से भी तजावुज़ करता दिखाई दे रहा है और माहिरीन का तो ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये 19 अरब तक पहुँच सकता है। इन सारी चीज़ों पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब, हमारे मौशियात हैं, उनके साथ साथ शम्स अब्बासी साहब, हमारे मौशियात हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। शम्स साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा आज इसलिए क्योंकि नईम साहब से तो बहुत प्रोग्राम्स में डिस्कशन रहती ही है। जी सर। शम्स साहब, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये कि बजट आते ही या उससे पहले भी मामलात शुरू हो गए थे महंगाई के, लेकिन बजट आया अचानक से देख रहे हैं कि कारोबारी तबका बहुत टाइटन हो गया है, सख्त परेशानी है। आवाम की परेशानी आपके सामने। अगर आज आप जाके मंडियों में जानवर के रेट पता करें तो आपको अंदाज़ा हो कि जो बकरा 30,000 40,000 का पिछले साल मिल रहा था वो अब 60 से 70,000 रुपए का मिल रहा है। तो हालात कोई अच्छे नहीं आवाम के लिए। शम्स साहब जी, ओवरऑल देखें, आपने बजट की कहा तो बजट में मैं क्योंकि बजट पूरा कवर किया तो जब प्रोपोज बजट आया तो प्रोपोज बजट में आपको कहीं रिलीफ ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इवन बोथ ऑफ साइड्स, इवन कॉमन पब्लिक के लिए भी रिलीफ आपको बड़े नज़र आ रहे थे कि जी एफबीआर ने ये कर दिया, इससे फूड इन्फ्लेशन कम होगा, इससे ये होगा। उसके अलावा कारोबारी तबके के लिए कस्टम ड्यूटीज़ के सिलसिले में बड़े रिलीफ आ रहे थे। सर 1 लाख कमाने वाला भी रिलीफ में था जी, जो बाद में देन आफ्टर देखें, पाकिस्तानियों के लिए तो बजट ख़त्म हो जाता है जिस दिन बजट अनाउंस होता है, बल्ले बल्ले होगी, सैलरीज आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन आफ्टर दैट देन बजट जिस वक्त कमेटीज़ में गया और जिस वक्त डिस्कशन के लिए गया, इट होलिस्टिकली इट्स चेंज इन 60 to 70% उन्होंने चेंज कर लिया। वही जो उन्होंने सैलरी स्लेब्स की बनाई थी, उन्होंने 1.2 मिलियन की 1 मंथ के 1 ईयर के लिए, उसको वापस वो 6 लाख पे ले आए। इवन बिजनेस के लिए उन्होंने जो बहुत सारे रिलीफ वो सारे उन्होंने वापस ख़त्म कर दिए। वही नतीजा निकला है, अल्टीमेटली वो सुपर टैक्स ले आए। देन पाकिस्तान का जो बेसिक इशू है, ओवरऑल जो हमारा इशू है वो हमारा हॉट मनी है। हमारे जो इलीट है, आपकी एक इलीट इकॉनमी है, उसे हॉट मनी चाहिए। देखें, बिजनेसमैन बेचारा पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान में बिज़नेस करना जहाद है। उसके अलावा देखें, बहुत सारे लोग बिज़नेस नहीं करते लेकिन वो रियल स्टेट सेक्टर में जाके पैसे छाप रहे हैं अच्छे खासे। और बिजनेसमैन को पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट नहीं करती। यही प्रॉब्लम है आपका, आपके बाहर से सरमायाकारी नहीं। इंटरलिंक्ड इशू है, आपने फिर 10% आप उस पर सुपर टैक्स आपने दे मारा और आपने ये सोचा नहीं कि आपकी एक इंडस्ट्री। देखें, पाकिस्तान एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था। हमने पूरी क्या कहें कि वॉर ऑन टेरर बुक थी, जिस वक्त आपके पास क्या बिल्कुल आपकी जो मार्केट है, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से चले गए। अब अगर बिगेस्ट इशू आप जो रिसेंट बूम नजर आ रहा है बांग्लादेश का, तो आप कहें तो इसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो शिफ्ट हुए बड़ा अहम रोल था। उनके पास इन्वायरमेंट नहीं था तो बेचारे चले गए। उनके साथ लोकल मार्केट में आपने उन्हें प्रॉपर उन्हें किया नहीं, उन्हें इन्वायरमेंट वो नहीं दिया। उसके अलावा आपने उसमें टैक्सेस, अपनी जगह बिजली, अपनी जगह बिजली नहीं मिलती। देखें, बिजली और नहीं बिजली मिलती है। देखें रीजनली कितना, रीजनली आप देखें तो अभी तो आपकी आई थिंक ये 30 रुपीज़ अराउंड पर यूनिट ज़्यादा। लेकिन ऑल ओवर द रीजन कंपटीशन में देखें तो वियतनाम है आपके पास बांग्लादेश है, देन दूसरे अराउंड वो वहाँ तो सिंगल डिजिट पे अभी तक यूनिट जा रहे हैं। बांग्लादेश का इवन टेक्सटाइल सेक्टर आप पूरा देखें, वो पूरा सिंगल डिजिट वो पूरी तरह आप देखें। आप एक मरतबा फिर आपने कोशिश की है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखें, जब भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है आर्टिफिशियल है हमेशा, इसकी बेस प्रॉपर नहीं है। देखें, आपकी इकॉनमी जब भी ग्रो करेगी तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपका एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। जो ही आपकी इकॉनमी, उसका रीज़न ये है कि आपकी इकोनॉमिक बेस नहीं है। इकॉनमी के दो चीज़ें हैं, एक होती है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकॉनमी। सस्टेनेबल इकॉनमी ये होती है कि लॉन्ग टर्म हो, आपको चलती नजर आए, बेशक वो कम मार्जिन से, वो कम ओस से ऊपर जा रही हो। दूसरा इंक्लूसिव कि फॉर एवरी सेक्टर, फॉर एवरीवेयर, पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए।
देखें एलीट इकॉनमी है, एलीट से एक डंग टपाओ प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं अपनी पंजाबी में, ठीक है। हॉट मनी लेना इनका आदत है, वो पैसे लेते हैं, उन पैसों को खर्च करना। इसमें पाकिस्तान में जो इकोनॉमिस्ट हैं, ओवरऑल जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनमें बेसिकली डिसऑनेस्ट हैं। दे आर परस्यूइंग द एजेंडा ऑफ वीकनेस समवेयर ऑफ इन गवर्नमेंट एलीट और समवेयर एल्स। अच्छा, यानी आप मानते हैं दे आर डिसऑनेस्ट एक्चुअली। डिसऑनेस्ट के वो देखें आज तक टॉपिक देखें जी आज तक कोई भी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में आपको ये नहीं कहता कि जी आप बैरूनी कर्जा लिया जाता है तो वाई किस लिए। मेरा ख्याल है कि जो बैरूनी कर्जा जिसे आप हॉट मनी कहते हैं, ये पाकिस्तान में जो इशराफिया है आपका उसकी अयाशी के लिए लिया जाता है। देखें दुनिया में मुल्क बने हैं, हॉट मनी पे बने हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज ट्रिलियंस की इकॉनमी बन गई है आपके सामने। इंडोनेशिया बनी है, उसके अलावा वियतनाम देखो $125 बिलियन नाउ दे हैव अ फॉरेन रिजर्व एंड अराउंड मोर देन $200 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट जा रही है। अब वियतनामी एम्बेसडर इज़ गुड फ्रेंड, मैं उससे अक्सर पूछता हूँ, बातचीत रहती है। देखें उन्होंने कहा कि जी हमारे मुल्क में कोई भी आए हमें कुछ भी ऑफर करे कि मैं ये प्रोजेक्ट तो हमारे लिए उससे कोई अड़ल नहीं होता। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हमें पैसे दो हम बनाएंगे, हमें क्या दोगे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रहे हैं। देखें हर चीज़ का एक कल्चर है, दुनिया में स्पोर्ट्स है उसका एक कल्चर है, जिन्होंने वो अडॉप्ट किया वो स्पोर्ट्स में बहुत ऊपर चले गए। इंडस्ट्री एक कल्चर है, मेरे साथ बिजनेसमैन बैठे, इंडस्ट्री एक कल्चर है हर चीज़ का। आप एक जर्नलिस्ट है, उसके कल्चर है। हमने कभी वो कल्चर फॉलो नहीं किया। हमने कल्चर क्या फॉलो किया, हमने दुनिया के सामने अपने आप को क्या प्रेजेंट किया, हमने साहब इसमें दो तीन चीजें और हैं। एक तो आपकी बात ठीक है कि हम लोग एक होता है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके लिए भी बिजनेस कल्चर की एक जरूरत है। उसके लिए मराद उन जगहों पे देने की जरूरत होती है जहां पर जरूरत है, जहां पर बेहतरी हो रही है, आम आवाम को नौकरियां मिली। नईम साहब बजट, मैं बहुत दिन से इस पे बात भी कर रहा हूँ। इसके बाद ये सुपर टैक्स, दीगर टैक्स, कोई एक टैक्स नहीं है। सुपर टैक्स तो चले, उन पे जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उन पे लगी रहे, लेकिन वो करोड़ों रुपया कमाने वाला निकालेगा कहाँ से? जाहिर है वो अपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट महंगी होगी, महंगी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, ये एक बड़े मसाइल है। क्या कहते हैं? नहीं देखिए मैं शुक्रिया अरसान। देखिए वो तो पास नहीं करेंगे ना आगे अवाम को। अब सवाल बेसिकली ये पैदा होता है कि इस हुकूमत ने, जो ये हुकूमत आई है, इसने एक बजट देना था, वो इन्होंने 10 जून को एक जल्दी में एक बजट दिया विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द IMF। इन्होंने ये नहीं सोचा कि IMF को ऑन बोर्ड नहीं लिया या IMF के साथ वो निगोशिएशन नहीं की। इन्होंने कहा हम ये बजट दे देते हैं। 10 जून और 30 जून 20 दिनों में पाकिस्तानी अवाम की मुआशी दुनिया तब्दील होगी। आज एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि देखिए ये पहले मैं 12,000 रुपये की ग्रॉसरी करता था पूरे महीने की, वो बिल मेरे पास लेके आया तो 25,000 रुपये कहते इस मेरी ग्रॉसरी इस महीने हुई। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि इन्फ्लेशन जो हम बात कर रहे हैं 15% महंगाई, 16% महंगाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 32% से क्रॉस कर चुका है। और ये 35 रुपये के ऑयल का उसको केन मिल रहा है। और मैंने जब लिस्ट देखी तो मैं खुद हैरान हो गया कि मैं क्या ये आम आदमी के तो बस में ये चीज़ 5,000 से ऊपर 10 लीटर ऑयल का केन है नॉर्मल। बिल्कुल। और ये ऐसी सिचुएशन है। देखिए सर बात ये है कि जैसे अभी अब्बासी साहब ने भी कहा कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी सही प्रोजेक्शन नहीं देते। बात ये है कि जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को आगे लेके आएँ, कम से कम उनसे ऐसे कंसल्ट जरूर करें। एडहॉक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कोई भी चीज़ ना करें। अच्छा बिजली का रेट कम कर दो, पेट्रोल का रेट ज़्यादा कर दो। देखिए जब तक आप किसी इक्वेशन से नहीं चलेंगे ना, हम वो लोग हैं जो हमारी ज़्यादातर इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। आप देखिए $82 बिलियन की आपने लास्ट ईयर इम्पोर्ट की है, एक्सपोर्ट आपकी 30 बिलियन के करीब है। जैसे भी आपने बताया कि $48 बिलियन का हमारा तजारती खसारा है। अब ये $48 बिलियन जो है ये हमने कहाँ से पूरे करने हैं? पिछले साल तो आपको $30 बिलियन की ज़रूरत थी, वो आपने रो धो के किसी तरह करा लिया। अभी आपने $21 बिलियन अगले साल पे बैक करने हैं, $42 बिलियन की ज़रूरत है। यहाँ पे रुकिएगा, अब जो पे बैक करनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की भी इसमें जिक्र कर लूँगा मैं आपसे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से बात शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और दीगर मसाइल जो इस वक्त हैं, एक तो आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा बोझ होते हैं। और जाहिर है वो उस वक्त बोझ लगते हैं जब आपने ले लेते हैं तब तो ठीक होता है, जब वापस करने होते हैं तब बड़े मसाइल होते हैं। फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके कई मामलात हैं, उनके पैसे फंसे रहे, प्रीमियरी नोट्स की बात होती रही, वो भी पता नहीं कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। नईम सिद्दीकी साहब, शम्स अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला मामला, दूसरा हमने जब डेफिट पेमेंट्स पे पेट्रोल ले लिया सऊदी अरब से, उसका क्या फ़ायदा हुआ होगा हमें और कितना फ़ायदा पहुंचा है आवाम तक? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा फ़ायदा पहुंचा। देखिए सर, बात यह है कि कोविड में पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हुई। जब प्राइसेस डाउन हुई तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को हुआ, जो एक पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे खर्च गए। पाकिस्तान की $20 बिलियन के करीब इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। सर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल आपका पेट्रोलियम की अगर $13 बिलियन वो हो गया तो आपको $7 बिलियन का वहाँ से क्वेश्चन मिल गया। अब रशिया यूक्रेन की जब वार हुई तो दुनिया में एक कैओस क्रिएट हो गया। उससे यह है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ना चाहिए। अभी आपकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो तो ये कह रही हैं कि पेट्रोलियम की प्राइस अभी $160-70 में भी जा सकती है, बल्कि बात करी इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो वहाँ जाके तो आप फिर इस चैलेंज को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। आपके लिए इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अभी आपका बेसिक प्रॉब्लम इस वक्त है, दो प्रॉब्लम। एक तो ये है कि IMF के साथ आपका एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही है, लेकिन उनका जो लीगल साइड के एग्रीमेंट है ना वो कवर नहीं अभी तक हुआ। उन्होंने आपको ये कहा है कि 30,000 रुपीज़ पर टन LPG पे लेवी लगाएं, 50 रुपये आप पर लीटर पेट्रोलियम पे लेवी लगाएं। फिर उन्होंने आपको कहा जी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को अनाउंस करें। सर अब तो बढ़ गए ना, 7 रुपये तो वैसे ही बढ़ा दिए, 9 रुपये कराची में बढ़ा कर रहे हैं ना, अनाउंस करें। और दूसरा ये है कि ओगरा और नेपरा को इंडिपेंडेंट करें स्टेट बैंक की तरह। आप अपनी इंटरवेंशन बीच में ख़त्म करें। गवर्नमेंट का कोई उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए पेट्रोलियम की प्राइसेस। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उन्होंने कहा एंटी ग्राफ्ट लॉ को जो है आप उसको ठीक करें और पर्टिकुलरली जो करप्शन लॉज हैं उनको अमेंड करें। अब आपने तो इस्माइल साहब तो कह रहे हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, देखें आप जो लोग कह रहे होते हैं ना, हर कहते हैं ना अफवाह के पीछे हकीकत होती है। कोई अफवाह बगैर हकीकत की नहीं होती। बाद में आप देखते हैं कि वो चीज़ सामने आ जाती है। आपका अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी हो सकता है 1 महीना भी ना हो। अब दूसरी एक तो ये IMF का इशू है कि वो कहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना है तो करप्शन को ठीक है। और ये बात तो अब सर बड़ी क्लियर कट है कि करप्शन इज़ द रूट काज एंड अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिक हिंड्रेंस ही आपकी जो है ना करप्शन है। अब वो करप्शन किसी की भी हो सकती है, किसी भी की महकमे की हो सकती है। एक चीज और दूसरी बात मैं अब आप 2 हज़रात से इस पर आप आगे भी कमेंट कीजिएगा नहीं साहब, लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी एक शेयर भी करूँ, गुज़िश्ता साल हमारी जो इंपोर्ट है वो $80 अरब जी और एक्सपोर्ट आपकी $31 अरब यानी $31 अरब 76 करोड़। अब ये इतना बड़ा गैप देखें शम्स साहब, 55% से ऊपर बढ़ गया तिजारती खसारा। एक तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट आपके सामने है, बजटरी गैप्स और डेफिसिट्स आपको पता ही है कहाँ कहाँ होते हैं। क्या ये सारा कुछ अगले आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के साथ आम आदमी, बिजली के टैरिफ, पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस सब मिला के तो मुझे लगता है कि पेएबल ही नहीं रहेगा आम आदमी के लिए? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखें आपने जिस तरह तजारती खसारे की बात की, तो व्हाट इज़ द इशू इज़ द प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है। मैंने कहा था कि पहले भी मुल्क डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, मुल्क डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। इन्होंने इंसेंटिवाइज किया। एक चीज़ आपने रीपेमेंट्स की बात की थी, इन्होंने 164 बिलियन अराउंड टेक्सटाइल को दिया, फिर DLTL पेमेंट्स किए हैं, उसके अलावा मुख्य नॉन टेक्सटाइल सेक्टर को तो रिकॉर्ड जो है आपकी जो है रीपेमेंट्स हुई हैं। अब इसाक डार साहब थे हुकूमत की बात कर रहे हैं? जी इसमें PTI की हुकूमत में और देखें ये देख रहे थे कि डॉलर कैसे मेंटेन किया जाता। $44 बिलियन वो इन्होंने यही रीपेमेंट्स के रोक के तो डॉलर को मेंटेन किया हुआ था इसाक डार साहब। अच्छा, इसी पे यही खेल खेला। और खुरम दस्तगीर ही वाज अ कॉमर्स मिनिस्टर बट इज अ नो कॉमर्स मिनिस्टर। इसाक डार बिल्कुल उनको सब कुछ वही थे। ये तो आ गई यहाँ तक की बात। अब देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपने कहा कि जी उसमें ये जो गैप्स हैं, इवन करंट इज अ टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट, इट्स वी कैन सी इट्स अ ट्विन डेफिसिट देन ओवर, ये सारे मिला के। और उसके बाद आपने जो 21 बिलियन डॉलर नहीं है, इट्स अराउंड इस साल इन्होंने $40 बिलियन पे करने हैं। ये एक्सपेंड हो रहे हैं, जून जा रहे हैं $40 बिलियन। और उसके अलावा आपकी जो डेफिसिट मिला के देन ये तो स्टोरी जो है ये कुछ और साइड पे जा रही है। उसके अलावा आपके हुकूमत के अखराजात है $500 मिलियन, 500 पाक रुपीस हुकूमत के जो कुछ आप 2 हज़रात हमें बता रहे हैं फिगर्स, ये तो ऐसे फिगर्स हैं
कि आप इसको वापसी के लिए अपनी एक्सपोर्ट उस हद तक बढ़ा नहीं पाए। एग्रीकल्चर हमारी देखिए, आपने इकॉनमी कभी बनाने की कोशिश नहीं की, आप इकॉनमी बाकायदा वही सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं गए। आपने हमेशा सोचा, आपने ट्रांजिशनरी सोचा चीज़ों को, इलीट ड्रिवन इकॉनमी है। उसके अलावा वही बात है कि हॉट मनी, ऑलवेज परसुइंग द हॉट मनी, चलो जी हमारे पास पैसे आए, इधर से लगाए, ये किया, शॉर्ट टर्म का। देखें बेसिकली तो ऑप्शंस आपके पास, होल्डन जो ऑप्शन था सबसे पहले एग्रीकल्चर का था, जो पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री था, तो आपने अपनी एग्रीकल्चर को ख़त्म किया, मैं कहता हूँ तबाह किया। आपने फिर रियल स्टेट, एक रियल स्टेट कंट्री बन गए आप, मतलब आप प्रॉपर्टीज़ और ये वो, लोगों को एक विंडो मिल गई, सारे के एक रिलीफ मिल गया। उसके बाद सेकंड आपका ऑप्शन था रेलिवेंट टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल भी उसी की बाय प्रोडक्ट्स थी एग्रीकल्चर की। टेक्सटाइल का आपने इसके साथ आपने कॉटन बांग्लादेश को दी, हम धागा बाहर से मंगवाएं, पावर लूम इंडस्ट्री को तबाह कर दें, एक सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके पास खड़ी हुई। तो बांग्लादेश के पास किधर है कॉटन किधर है बांग्लादेश के पास, जो $40 बिलियन का ना। अभी देखिए हम इधर से सेंट्रल एशिया से कॉटन ले रहे हैं बिल्कुल। अब वो सिंगल एंड डबल स्टेपल की कोई कहानी बयान करते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये है जीडीपी। अब इसमें इंडस्ट्री जो है वो आपके रेवेन्यू, जो एफबीआई रेवेन्यू का 68% इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, 68%, 28% सर्विसेज कंट्रीब्यूट करती हैं। एग्रीकल्चर जो है वो जो 25% ऑफ योर जीडीपी है वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करती है। अभी मेरे ख्याल में मोर इससे सर्विसेज सेक्टर आपके जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा है टुवर्ड्स द रेवेन्यू ऑफ द एफबीआई। अब जो आपकी एग्रीकल्चर है वो तो लेस देन 25% आपका जीडीपी है। अगर आपका 350 बिलियन का जीडीपी है तो उसका 25% लगाएंगे, $75 बिलियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आपकी एग्रीकल्चर है, और वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूट। अब इरेशनल या डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन, देखिए बात इस वक्त करने की ये नहीं है कि क्रिटिसिज्म क्या है, बात ये है कि सोल्यूशन क्या है। बात तो सोल्यूशन करने की है। अब आपने कहा एक ब्रेक लूँ, नहीं साहब, सोल्यूशन ब्रेक के बाद मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एक सोल्यूशन की तरफ भी पूछ के देखते हैं कि क्या हो सकता है जहां पर इतने सारे खसारे ये दो इकोनॉमिस्ट बैठे बता रहे हैं और जिन जिन सेक्टर्स के फिगर्स बताए हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में हम धकेल दिए गए हैं। इससे निकल सकते हैं तो कैसे निकलते हैं? ब्रेक के बाद आके कोशिश करते हैं इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। अच्छा, डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन पर बात हो रही थी। नहीं साहब, अपनी बात मुकम्मल करें, रिफॉर्म्स की बात जरा शम्स साहब से इस पे करता हूं। जब तक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, जब तक आप टैक्सेशन का निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, और देखिए अभी आपने सुपर टैक्स लगा दिए, 29% आपका हाईएस्ट रेट है कॉर्पोरेट, वो 10% ऊपर लगा। आप देखें कि यूरोप में आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट टैक्स जो है 20% से नीचे कर दिए। अब जो इटली, बर्लिन और यूरोप के दूसरे ममालिक में बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने अपने हेड ऑफिस वहाँ शिफ्ट करने शुरू कर दी, ताकि देखिए लोग अपने टैक्स, जहाँ आप टैक्स मुराद देंगे, टैक्स कंसेशन देंगे, आपको बाहर से आपने जब इस रेट सर रोजगार बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं फायदा देना होगा इंडस्ट्री को। आपकी एफडीआई गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती ना जॉब। अब 3 चीज़ें हमारे मुल्क में करोड़ों जॉब तो नहीं आई ना। 3 चीज़ें हमारे मुल्क में ऐसी हैं जो करने वाली भी हैं और जो ख़राब भी हैं। पहली चीज़ उसमें ये है करप्शन, दूसरी चीज़ ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ये बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है, और तीसरी चीज़ है, उसका जिक्र कर चुके हैं शम्स साहब इस बात पे कि इकोनॉमिस्ट, कई इकोनॉमिस्ट के अपने अपने मैं तो कहता हूँ इवन द ब्यूरोक्रेसी में भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आप किसी का काम, एक तो होता है आप किसी का काम कर दें बगैर पैसे लिए कर दें, एक है आप किसी का काम ही ना करें, या आप चाहें कि मुल्क तरक्की ना करे, मैं इसके रास्ते में रुकावट बन जाऊँ, ठीक है। आप बांग्लादेश की और वियतनाम की बात करते हैं, वहाँ तो बेसिकली लॉयल्टी टू द नेशन है, लॉयल्टी टू अपनी कौम के साथ लॉयल्टी है, अपने साथ लॉयल्टी है, अपने साथ सिंसियरिटी है। और दूसरी बात यह है कि फिजिकल डिसिप्लिन
और तो आखिरी चीज़ है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। आपने इन सारी चीज़ों में किस पे काम किया है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तो देखिए, हमें कोई इतनी अकल नहीं है, हमें कोई इतनी समझ नहीं है। जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग हमारे फिजिकल पॉलिसीज बना रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना रहे हैं, सर एक वो बड़ी ट्रेड अजीब सी पॉलिसीज चीज़ बना है, रहे हैं। लेकिन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इससे हटके कि हम इकोनॉमी की बात करते हैं, बुरे हालात होते हैं। रशिया में अमेरिका ने जाने से मना किया, फुटबॉल का वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, दीगर मसाइल हुए, लेकिन एक फुटबॉल वर्ल्ड कप से उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना रेवेन्यू पूरी दुनिया के लोगों को वहां जाके देखने का मौका मिला। आप अब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की तरफ जा सकते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक नई इकोनॉमिक जी जी आप कुछ रिफॉर्म्स का कह रहे थे शाम साहब। अच्छा, सबसे पहले देखिए, रिफॉर्म से पहले इन्होंने कुछ बातें की, थोड़े से मेरे जहन में आई ये चीज़ें। बेसिकली जो आपका जो सिविल सेक्टर, जो आपका है सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर है, देखिए ये डिलीवरी का नहीं है। बेसिकली कॉलोनियल इरा में ये बनाया गया, तो इसे इन्होंने बनाया लोगों को सब्जेक्ट बनाने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आज भी आप किसी ब्यूरोक्रेट का दरवाज़ा देखते हैं, वो क्लोज होता है और साहब मीटिंग में इज समवेयर इन रूम और किसी के साथ गपशप हो रही है। उन्हें अब नहीं पता कि बाहर कोई, मैं क्योंकि मैं बहुत सारे, क्योंकि मैं मिनिस्टर्स को करता हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्टर को, फाइनेंस को अक्सर देखता हूँ कि बहुत अच्छे मुल्क के सीजन जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो रूम्स में वो जो उसका पी है, छोटी छोटी चेयर्स पे बैठे मैंने अपनी आंखों में सेक्रेटरी साहब भी यही करते हैं। इवन जॉइंट सेक्रेटरी से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये सिस्टम डिलीवरी का नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ने आपको और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि ये जो लोग हैं, इनकी मौजूदगी में हम आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे। अहम चीज़ कि दे हैव नॉट अ कैपेसिटी। सेकंड में कह रहा था कि कल्चर होता है काम करने का। देखें, आपने एक बंदे को आप मैं उस पर इंटरलिंक करता हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब जो सिविल सर्विसेज हैं उसका एक कंपोनेंट है जो आपके एफपीआर से में ब्यूरोक्रेसी होती है, वो इनलैंड रेवेन्यू में होगी, कस्टम में होगी, या दूसरी साइड पे होगी, तीनों साइड्स पे, ठीक है, या वो सेल्स टैक्स इकट्ठा कर रहे होंगे, जो भी। अब एफपीआर में स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एफपीआर 12 साल से कह रहा हूँ। एफपीआर में उन्होंने ऑटोमेशन और आईटी रिफॉर्म्स की बात की। हर चेयरमैन ने आके की, बड़ी खूबसूरत बातें की। एक उन्होंने डायरेक्टरेट बना दिया, उसके बाद फेट उस पर काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। एक दिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि आपके सारे एफपीआर के 2022 के ऑफिसर्स बैठे हैं, मेंबर्स बैठे हैं। उन्होंने कहा यार ऑटोमेशन का जो सिस्टम है, इमरान खान ने एक बार ये भी कहा था कि ये एफपीआर नहीं चलता तो दूसरा एफपीआर और कोई बना लो, मतलब एक और पैरेलल बॉडी खड़ी कर दो। नहीं काम करे। 83 का वो जो फिगर दे रहे हैं कि 83 लोग हैं अंदर, दे आर लाइक अ माफिया, जिन्होंने शब्बर जैदी को नहीं चलने दिया, जिन्होंने किसी को, उन सब ने टेबल पे बैठ के हामी भरी कि जी हम तो मेल ही नहीं खोल सकते, ऑटोमेशन किस तरह करेंगे। इफ किसी के सामने जब ये हम मेल नहीं वो ड्रामेबाजी, इस लेवल पे तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि वो मेल नहीं खोल सकते। क्यों कि अगर जब आईटी इन्वॉल्व होगी, ह्यूमन हैंड जो है वो बीच में नहीं, वो इन्वॉल्व, ह्यूमन हैंड नहीं आएगा तो फिर करप्शन नहीं होगी, वो करप्शन नहीं कर सकेंगे। इस वक्त ये पाकिस्तान में वाइट एलिफेंट है। इसी पे बात हो रही है, इसी पे कोशिश हो रही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है सॉफ्टवेयर पे जाया जाए। और जी सॉफ्टवेयर देखिए, ग्रेड 17 का जो ऑफिसर है ना पाकिस्तान में, उसकी मिनिमम 45,000 से सैलरी शुरू होती है और 1,13,000 खत्म। सर 1,13,000 में मुझे किसी भी अफसर को अपना बजट बनाना। और एफपीआर का, सर एफपीआर का भी सिस्टम देखेंगे। हाँ। अब देखें अब मॉडर्निटी है, डाटा सिस्टम है। देखो अब्दुल्ला साहब थे एक्स चेयरमैन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने पहली बार 1000 का फिगर उन्होंने टैक्स पहुंचाया था, वरना हम 400-500 अरब रुपये इकट्ठे कर। मैंने उन्हें कहा सर आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने तो कोई मेथड यूज़ किया, ये सारा रफ मेथड है। रफ मेथड इसे कहते हैं कि देखें सर, सिद्दीकी साहब बैठे हैं, मैं गया, मैंने देखा जी कि डाटा इकट्ठा करने का अंदाज़ देखें। डाटा तो ये हुआ कि मुझे पता चला इनके इतने एसेट्स हैं, सिद्दीकी साहब ने इतना ग्रो किया, सिद्दीकी साहब आज यहाँ खड़े। मैंने देखा कि सिद्दीकी साहब ने जो है ना नई कार ली है मर्सिडीज़, सिद्दीकी साहब के पास पैसे आ गए हैं, इन्होंने नया अच्छा मकान बनाया है। ओ जी फड़ो जी सिद्दीकी साहब को ज़रा पैसे कटो, बेशक इन्हें भाई ने गिफ्ट किया हो, कुछ भी हुआ हो। एफबीआर के पास, आपके एफबीआर के पास डाटा नहीं है। मैं मुख्तसर करूंगा, आपके एफबीआर के पास डाटा नहीं है और आप कहेंगे कि एफबीआर में डाटा, वो डाटा की तरफ जाना नहीं चाहते। क्यों? जिस दिन डाटा इकट्ठा हुआ, जो उनका एसी डिप्टी कलेक्टर, जो हवलदार और जो सिपाही भेजता है, वो जाके 20-20 हज़ार पे सुपर मार्केट से लेता है। वो 20,000 लेता था एक सुपर मार्केट से। जब एक शिकायत हुई, मैंने एक जगह की, उन्होंने कहा जी ये 1 मिलियन
अराउंड सिर्फ एक आउटलेट का अच्छा, टैक्स ये था वो बताइए, 20,000 रुपए हाँ, लेके क्या करें? 20,000 जल्दी से, रुपए। वक्त कम है, पैरेलल क्या इकोनॉमी करना है ना सर, ये खुद मिस्टर इस्माइल सर कहा थी कि 2,000 अरब रुपए का जो हमारा रेवेन्यू है वो लॉस हो जाता है, करप्शन में चले जाता है, ये उससे बहुत ज़्यादा है। और 40% से ज़्यादा हमारी पैरेलल इकोनॉमी है। आप देखिए $7 बिलियन की गाड़ियाँ आई हैं, नई गाड़ियाँ, कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स, किसने खरीदे हैं? ओ भाई, आप इनको टैक्स रेट में लेके आओ। आप जो ऑलरेडी लोग टैक्स रेट में हैं, आप उन पर टैक्स लगा रहे हो 39%। एक बात है ना, लेकिन टैक्स आप लिए जाते हैं, मेरा फिर पूछना है वर्क की कमी के साथ उनको फैसिलिटीज नहीं ठीक है। देंगे, मैं एजुकेशन एक और नहीं चीज, देंगे, हेल्थ की नहीं ये देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वही एंड पे ये कि दोनों हजरात ने उन फिगर्स पे डिस्कस किया जो बजट के तहत आप तक पहुंचे और उन फिगर्स का इम्पैक्ट आवाम पे क्या होता है। आज इस पे बड़ा रियलिटी बात हुई है। 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा। मैंने आपको बताया 12,000 की जो ग्रोसरी लेता था वो 26,000 सर मैं खुद इस चीज का शिकार हूं, आप सब शिकार हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं एक चीज, इन्फ्लेशन लास्ट क्लोज हाँ, आप टैक्स लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, डायरेक्ट। सर एक चीज, जनरल सेल्स टैक्स आप लेते हैं, जीएसटी के नाम पे जो चीज ली जाती है, जो बनाता है पहले से जब वो चीज खरीदता है तो उस पर टैक्स दिया होता है, फिर जो उससे खरीदता है वो उसको टैक्स देता है, फिर आप तो इन्फ्लेशन इनडायरेक्ट टैक्स एग्जैक्टली हम वो कोई 100% से ऊपर जाके तो जीएसटी एक आम आदमी बेचारे तक पहुंचता है। एक ये, दूसरा ये कि ना आप हेल्थ की फैसिलिटी देते हैं, ना आप तालीम की देते हैं, ना आप ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, फिर आप कहते हैं टैक्स नहीं भरते। सर बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा टॉपिक लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आज काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, शम्स अब्बासी साहब, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।